हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम एंड मेनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो स्टे ट्यून विद मी स्टूडेंट, बने रहे। स्टूडेंट, मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड को सीखा था। ग्राफिकल मेथड के बाद आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंप्लेक्स मेथड। तो ये आउटलाइन है। इस लेक्चर में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं स्टूडेंट। सिंप्लेक्स मेथड वर्सेस ग्राफिकल मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि कहाँ हम सिंप्लेक्स मेथड को यूज कर सकते हैं, कहाँ हम ग्राफिकल मेथड को यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? सबसे पहले कि सिंप्लेक्स मेथड क्यों ग्राफिकल मेथड से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है, एनी नंबर ऑफ वेरिएबल और कंस्ट्रेंट के लिए यहाँ पर यूज किया जा सकता है, जबकि आपका ग्राफिकल मेथड का रेस्ट्रिक्शन रहता है, क्योंकि हमारे पास ग्राफ के लिए दो ही एक्सेस होती है। तो आपकी जो दो वेरिएबल वाली इक्वेशन होती है उन्हीं के लिए ग्राफिकल मेथड यूज किया जा सकता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अचीव थ्रू एन इटरेटिव प्रोसेस। जो आपका सिंप्लेक्स मेथड है उसके अंदर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन या इष्टतम हल एक इटरेटिव प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन करेंगे। एट ईच इटरेशन द फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय यूजिंग ए सिंप्लेक्स टेबल। इटरेशन में हम क्या यूज करेंगे? सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। द ग्राफिकल मेथड इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट्स ऑल द फिजिबल पॉइंट्स। ग्राफिकल मेथड हमारे सारे फिजिबल पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करता है, जबकि सिंप्लेक्स मेथड क्या करता है, उनमें से कुछ ही फिजिबल सॉल्यूशन को सेलेक्ट करके इन्वेस्टिगेट करता है। स्टेप्स हैं यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड के अंदर, हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? पहले सबसे पहले हम वही, अगर प्रॉब्लम फॉर्म नहीं दे रखी है आपको तो फॉर्मुलेट करनी है, उसके बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे स्टेप 2 में, फिर उसके बाद उसको टेबुलर फॉर्म में रखेंगे और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे सिंप्लेक्स मेथड को। इंट्रोडक्शन टू द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट यहाँ पर किस किस तरीके से के यूज किए जा सकते हैं? हमारे पास दो टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं। या तो कंस्ट्रेंट कैसा होगा, इक्विलिटी यानी इक्वेशन वाली फॉर्म में होगा, या फिर क्या होगा, इनइक्विलिटी फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर जैसे आपको इक्वेशन दी हुई है a1x1 प्लस a2x2 प्लस an xn, इनइक्विलिटी है ये, ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम b है। तो ये वाला साइड जो है स्टूडेंट वो ग्रेटर है। ग्रेटर वाली साइड को हमको इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना होता है, सरप्लस वेरिएबल को ये वाली साइड बड़ी है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से हम कुछ सब्सट्रैक्ट करते हैं। S1 हमने सरप्लस वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल को हमने सब्सट्रैक्ट किया तो इक्वेशन किस में बदल जाएगी, इक्विलिटी के अंदर बदल जाएगी। ऐसे ही ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, लेस देन है। लेस देन यानी कम में अगर आप कुछ ऐड करेंगे, यहाँ पर कम में अगर कुछ ऐड करने वाले हैं तो उसके बाद वो इक्वेशन कैसे बदल जाएगी, इक्विलिटी इक्वेशन में बदल जाएगी। यानी हमने यहाँ पर S1, इसको हम बोलेंगे स्लेक वेरिएबल, स्लेक वेरिएबल S1 ऐड किया है हमने, तो इक्वेशन में चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम इनइक्विलिटी को इक्वेशन में बदल सकते हैं। ये दो टाइप के कंस्टेंट, दो टाइप के हम स्लेक और सरप्लस वेरिएबल यहाँ पर काम में ले लेंगे। कंस्टेंट जो आपकी इनइक्विलिटी है उनको इक्विलिटी में चेंज करने के लिए, इक्वेशन में बदलने के लिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमने जैसे पहले भी सीखा था, मैक्सिमाइज यहाँ पर एक प्रॉब्लम दे रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, z इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2xn प्लस cnxn, और यहाँ पर ये आपकी सब्जेक्ट टू कंडीशन है a11x1 प्लस a12x2 प्लस सो ऑन। ये इस तरीके से आपकी एम कंडीशन है एन वेरिएबल के अंदर, और सारे जो आपके एक्साइज हैं वो क्या होंगे, ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट साथ में रहता है कि ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम 0 है। तो वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा हमने ग्राफिकल मेथड में देखा था। यहाँ से हम किसी भी जो आपकी एलपीपी होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या हमको करना होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सारे जो वेरिएबल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव होते हैं। और सारी जो कंस्टेंट होती है आपकी, जो भी समीकरण है वो कैसी होती है, इक्विलिटी कंस्ट वाली होती है। तो इक्विलिटी कंस्टेंट के अंदर लाने के लिए आपको क्या करना है, लेस देन वाले इक्वेशन में आपको स्लेक वेरिएबल ऐड करना है, और ग्रेटर देन वाले में हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे सरप्लस वेरिएबल को। तो इक्वेशन किस में बदल जाएगी, इक्वेशन इक्विलिटी, इनइक्विलिटी जो है इक्विलिटी में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जैसे कन्वर्जन दिखाया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है मेरे पास। मिनिमाइजेशन आपको करना है 2x1 माइनस 3x1 माइनस 4x3 का, और ये आपके पास सब्जेक्ट टू कंडीशंस है साथ में, और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। तो यहाँ पर जो आपकी पहली इक्वेशन है वो लेस देन इक्वल फ्रॉम वाली है, तो यहाँ पर हमने स्लैक वेरिएबल S1 ऐड किया, इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई,
इनिक्विटी किस में कन्वर्ट हो गई? इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। दूसरा वाला इक्वेशन आपका ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम वाला है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया है लेफ्ट हैंड साइड में से कुछ S2 सरप्लस वेरिएबल, तो आपकी इनिक्विटी किस में बदल गई? इक्वेशन में बदल गई। और थर्ड जो इक्वेशन थी हमारी वो ऑलरेडी इक्वेशन में दे रखी है, तो हमें यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। और x1 x2 x3 और s1 s2 आपके जो स्लेक और सरप्लस वेरिएबल थे वो सारे ही क्या है? ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम जीरो रहेंगे, नॉन नेगेटिव रहेंगे यहाँ पर स्टूडेंट। नेक्स्ट, टेबुलर फॉर्म। अब इन चीजों को हम टेबुलर फॉर्म में जमाने से पहले हमको कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो वो करने के लिए हमको क्या-क्या करना है देखते हैं। अ सेट ऑफ इक्वेशन इज इन द टेबुलर फॉर्म इफ ईच ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन की राइट हैंड साइड जो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी जो b1 b2 bn थे वो सारे राइट हैंड साइड वाली टर्म्स क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। देयर इज a basic variable. A basic variable for an equation is a variable whose coefficient in the equation is plus 1 and whose coefficient in all other equation are 0 0 0. कोई भी वेरिएबल बेसिक वेरिएबल तब बनता है जब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, यानी जैसे x3 है अगर आपका वेरिएबल, तो x3 के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, बाकी दोनों इक्वेशन में 0 0 है, तो हम उसको बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। टू जनरेट एन इनिशियल टेबल जनरेट करने के लिए हमें क्या-क्या स्टेप फॉलो करने हैं? एन आर्टिफिशियल वेरिएबल मस्ट बी एडेड टू ईच कंस्ट्रेंट, यानी जहां पर आपको बेसिक वेरिएबल यानी ये 100 वाली फॉर्म नहीं मिल रही है, वहां पर हम किसको यूज करते हैं? आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं दैट डजंट हैव ए बेसिक वेरिएबल, जिसका बेसिक वेरिएबल यानी आपकी 100 वाली फॉर्म नहीं बन रही है, तो हम स्लेक और सरप्लस वेरिएबल ऐड करने के बाद वो फॉर्म नहीं बन रही है, तो हम ऐड करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये जो इक्वेशन आपकी जो स्टूडेंट इक्वेशन थी, हम इसी प्रॉब्लम को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आपने जो कोफिशिएंट देखेंगे, अगर आप S1 का फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में 1 0 0 तो बन रहा है, फर्स्ट बेसिक वेरिएबल आपका हो जाएगा। लेकिन सेकंड बेसिक वेरिएबल में अगर आप S2 का कोफिशिएंट कंसीडर करते हैं, तो S2 में आपके कोफिशिएंट क्या बनेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में 0, सेकंड में -1 0। तो हमें जो बेसिक वेरिएबल में यूनिट मैट्रिक्स चाहिए थी 1 0 0 0 1 0, वो नहीं बनी, इसलिए यहाँ पर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। पर ऐड किया है हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल, और यहाँ पर A3 ऐड कर रहे हैं हम आर्टिफिशियल वेरिएबल। दो आर्टिफिशियल वेरिएबल रखे हैं हमने, और यहाँ पर उसकी कॉस्ट जो है आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर हमने रखी है प्लस का m(a2) और प्लस का m(a3). इस तरीके से आपको टेबल फॉर्म के लिए इक्वेशन को तैयार करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सेटिंग अप इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल को सेटअप करने के लिए हमारे जो स्टेप्स है वो है। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो है सिंप्लेक्स से सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम आपकी किस में होनी चाहिए? मैक्सिमाइजेशन में होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? पूरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी प्रॉब्लम किस में बदल जाएगी? मैक्सिमाइजेशन में बदल जाएगी। सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है? राइट हैंड वाली साइड को क्या चेक करना है? b1 b2 b3 सबका वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं है अगर, तो हर एक कंस्टेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या होगा? इनिक्विटी का सिंबल उल्टा हो जाएगा, लेकिन हमारे b1 b2 b3 पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? स्लेक और सरप्लस वेरिएबल ऐड करेंगे। स्लेक वेरिएबल कहाँ ऐड करना है? जहां पर आपका इनिक्विटी का सिंबल ऐसा है, और सरप्लस वेरिएबल कहाँ सब्सट्रैक्ट करना है? जहां पर इनिक्विटी का सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू वाला है। और सरप्लस वेरिएबल जहां ऐड करते हैं वहां पर आपका कभी भी यूनिट वेक्टर नहीं बनता है। 0 1 0 -1 0 रहेगा, तो आपको बेसिक वेरिएबल बनाने के लिए हमको क्या करना है पड़ता है? ऐड करना पड़ता है आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी साथ में। स्टेप 5 में क्या करेंगे? ऐड एन आर्टिफिशियल वेरिएबल टू ईच इक्वलिटी कांस्टेंट। इक्वलिटी कांस्टेंट जो भी है आपका, उसके अंदर हमको डायरेक्टली आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर लेना है। सेट ईच स्लेक एंड सरप्लस वेरिएबल कोएफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वल टू 0। स्लेक और सरप्लस वेरिएबल की वैल्यूज जो है हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या रखने वाले हैं स्टूडेंट? 0 रखने वाले हैं। और आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कितना रखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में? माइनस m पुट करेंगे, जहां पर का m क्या है? बहुत बड़ा नंबर होता है। और साथ में ईच लेकेंड आर्टिफिशियल वेरिएबल बिकम वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इन द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले बेसिस में कौन कौन से वेरिएबल आएंगे? स्लेक वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल आएंगे।
और यहाँ पर हम एंटरिंग, ये रूल्स दिए गए एंटरिंग और लीविंग वेक्टर और नेक्स्ट टेबल डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पर पहले हम टेबल की हेल्प से इसको सीखते हैं कि जो भी आपका एंटरिंग और लीविंग वेक्टर कैसे डिसाइड होगा। उसके बाद हम फिर से इस पे आते हैं। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, इसका सॉल्यूशन हम सीखेंगे। मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है आपके पास स्टूडेंट, मैक्सिमम ऑफ 12x1 प्लस 18x2 प्लस 10x3, इसको सॉल्व करना है और सब्जेक्ट टू कंडीशन है 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इज लेस देन इक्वल फ्रॉम 50 और x1 minus x2 minus x3 is greater than equal from 0 and x2 minus 1.5 x3 is greater than equal from 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपकी पहली जो इक्वेशन है वो लेस देन वाली है, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे स्लैक वेरिएबल s1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, और प्रॉब्लम ऑलरेडी मैक्सिमम में थी इसलिए यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो दोनों इक्वेशंस है उनको हम नहीं चाहते आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें, इसलिए इन दोनों इक्वेशन को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू वाली में हो जाएगी। और हम यहाँ पर भी स्लैक वेरिएबल s2 और s3 ऐड कर लेंगे ताकि तीनों बेसिक वेरिएबल आपकी s1 s2 s3 क्या बना लेंगे, आपकी यूनिट मैट्रिक्स को तैयार कर लेंगे। जो बेसिक वेरिएबल वाली मैट्रिक्स होती है वो तैयार हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में s1 का कोफिशिएंट 1 है, बाकी s2 और s3 0 है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में आपका क्या है, s2 का कोफिशिएंट 1 है, s1 और s3 0 है। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन में s3 का कोफिशिएंट 1 है, s2 और s1 दोनों 0 है, और इनकी कोस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितनी रखनी है, 0 0 और 0 कोफिशिएंट। अब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है प्रॉब्लम, इसको टैबुलर फॉर्म में हमें लिखना है। फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल हम बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो यहाँ पर बेसिक वेरिएबल लिखने हैं सबसे पहले। आपकी यूनिट मैट्रिक्स जिन वेक्टर्स में बनाई है उन्हें यहाँ रखना है। s1 s2 s3 ने बनाई है यहाँ पर हमारी यूनिट वेक्टर, और जो आपके बाकी के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल है उनकी वैल्यूज हमने यहाँ लिख ली, x1 x2 x3 और सीबी। सीबी यानी कोफिशिएंट कितने हैं बेसिक वेरिएबल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, वो यहाँ लिखेंगे, और बाकी के जो सारे कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट। और हर एक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर टेबल के बीच में लिखे हैं हमने। और राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज है बी की वैल्यूज वो आपकी यहाँ पर है स्टूडेंट, 50 0 एंड 0। अब यहाँ पर इस ये आपकी सबसे पहले इनिशियल टेबल में आपने वैल्यूज तो अरेंज कर ली, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे जेड, और जेड के बाद कैलकुलेट करेंगे जेड माइनस सीजे। तो जेड कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, हर कॉलम जो है उसको मल्टीप्लाई करना है सीबी के साथ, और देन कोफिशिएंट को ऐड करते जाना है। जैसे 2 इंटू 0 किया मैंने, आपका बनेगा 2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 0 और 0 इंटू 0, यानी सीबी के जो वैल्यूज हैं उनके साथ आपको हर एक कॉलम की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो यहाँ पर तो आपका सारा 0 बन रहा है। इस तरीके से हर जेड हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर जेड जे हर अलग अलग आपकी कॉलम के लिए, और हम कैलकुलेट करेंगे जेड जे माइनस सीजे। सीजे क्या होगा, जो आपके कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाले, वो इन्हें सब्सट्रैक्ट करते जाना है। ये आपकी सीजेस की वैल्यूज हैं, इन्हें सब्सट्रैक्ट करेंगे। 0 माइनस 12 तो माइनस का 12, -18 -10 0 0 0। तो जेड माइनस सीजे में हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू जो होती है आपका, वो डिसाइड करता है एंटरिंग वेक्टर कौन बनेगा। दिस विल बी सेकंड, यानी आपका x2 विल बी द एंटरिंग वेक्टर। x2 को हमने एंटरिंग वेक्टर बना दिया। तो ये रूल था आपका एंटरिंग वेक्टर डिसाइड करने के लिए। हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू देखनी है आपको जेड माइनस सीजे में। उसके बाद हम मिनिमम रेशियो काउंट करेंगे, यहाँ पर मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो करने के लिए, काउंट करने के लिए आपका जो कॉलम है एंटरिंग कॉलम, उसकी जो वैल्यूज है वही वैल्यू लेनी है जो नॉन नेगेटिव है, और आपको डिवाइड करना है जो बी की वैल्यूज है उनमें। जैसे 50/3, और नेक्स्ट में करूंगी 0/1। तो इनमें से मिनिमम जो है वैल्यू बनने वाली ये 0 बनेगा, और ये आपका समथिंग जो भी बनने वाला है स्टूडेंट उस 0 से तो बड़ा ही रहेगा। तो मिनिमम रेशियो आपका किसने दिया, 0, ये जो 1 था उसने दिया। तो जो जहां पर जिसने दिया है वो आपका की एलिमेंट या पाइवट एलिमेंट होगा, इसको
हमने बॉक्स से एनक्लोज करके दिखाया है और इसके अलोंग देखा हमने यहाँ पर बेसिक वेरिएबल क्या लिखा हुआ है S2। ये डिसाइड करेगा आपका क्या है, लिविंग वेक्टर क्या है, S2 है, ये लिविंग वेक्टर होगा आपका। और जो आपकी की एलिमेंट वाली रो है वो होती है स्टार रो, से हम उसको नाम देते हैं। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, जेड माइनस सीजे की एंटरिंग वेक्टर और लिविंग वेक्टर डिसाइड करना है। तो यहाँ पर हम एक बार रूल फिर से देख लेते हैं। स्टूडेंट डिटरमाइनिंग एंटरिंग वेरिएबल, एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करने के लिए आपको मोस्ट नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे रो देखनी है। उसका जो आपका एंटरिंग कॉलम होगा दैट इज पाइवट कॉलम, वो पाइवट कॉलम होगा, उसी में हमारा की एलिमेंट मिलने वाला है। अब लिविंग वेक्टर डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर ईच पॉजिटिव नंबर इन द एंटरिंग कॉलम के अंदर हर एक जो पॉजिटिव नंबर है उसका रेशियो काउंट करेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू जो बी की है उसके साथ में, और उसमें से जो आपका मिनिमम है उसको देखना है। इफ देयर आर नॉट पॉजिटिव वैल्यूज, अगर आपका एंटरिंग कॉलम के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यूज नहीं है तो प्रॉब्लम कैसी होगी, अनबाउंडेड सॉल्यूशन वाली होगी, वहीं पे स्टॉप कर देना है। और अगर आपका आ रहा है कोई भी पॉजिटिव नंबर, उससे हम काउंट करेंगे मिनिमल रेशियो। और मिनिमल रेशियो जो है वही क्या डिसाइड करता है, आपका लिविंग रो डिसाइड करता है। और उसके बाद नेक्स्ट टेबल जो बनानी है स्टूडेंट, हमको इसकी हेल्प से कैसे बनानी है वो समझते हैं। नेक्स्ट टेबल कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर अब आपके नए बेसिक वेरिएबल नेक्स्ट टेबल के लिए न्यू बेसिक वेरिएबल इस टेबल के बाद क्या रहेंगे, पहले आपके S1 S2 S3 थे, अब S2 निकल गया है लेकिन वहां पर एंटरिंग वेक्टर कौन बन गया है, X2, और S3 तो एज इट इज रहेगा, ये न्यू बेसिक वेरिएबल रहेंगे। इसके अलावा हमने टेबल बनानी है फिर से यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने स्टेप 1 कर लिया था, यहाँ पर जेड जे माइनस सी जे काउंट कर चुके थे और स्टेप 2 भी कर चुके थे, हमारा लिविंग वेक्टर भी डिसाइड हो चुका था। S2 इज द लिविंग वेक्टर। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए आपको क्या देखना है, की एलिमेंट जो है आपका, सबसे पहले हमारी नेक्स्ट टेबल की की एलिमेंट वाली रो ही लिखी जाती है स्टूडेंट। इस यहाँ पर आपका बेसिक वेरिएबल चेंज होगा, X2 आ जाएगा S2 की जगह, और पूरी की एलिमेंट वाली रो में आपको की एलिमेंट का डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर मिडिल वाली रो जो है उसमें हम 1 का डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर सी भी बदल जाएगा, उसका X2 का कोफिशिएंट जो है 18 वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट टेबल आपकी कुछ इस तरीके से बनती है, 18 से वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट टेबल के अंदर भी 18 से चेंज हुआ है, -1 1 1 0 1 0। तो ये सबसे फर्स्ट हम नेक्स्ट टेबल बनाते टाइम पे सबसे पहले की एलिमेंट वाली रो को ही बनाएंगे। उसके बाद की एलिमेंट के ऊपर आपने देखा कि क्या लिखा हुआ है, ऊपर और नीचे वाली रो को निकालने के लिए जो भी एलिमेंट लिखा है वो देखना है। तो यहाँ पर आपका ऊपर जो लिखा हुआ है वो है 3, उस प्रीवियस टेबल से जो एलिमेंट लिखा हुआ है उससे नई टेबल में जो आपने रो बनाई है उसको मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लिकेशन देना है यहाँ पर हमने। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 3 जो आपकी मिडिल रो सबसे पहले लिखी जा चुकी है उसको उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, 3 0 3 एंड 0। और ओरिजिनल लाइन जो थी आपकी वो इसके ऊपर लिखनी है और उसमें से इनको सबको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो आपकी ऊपर लिखी हुई लाइन है उसको देख लेते हैं, 2 3 4 1 0 0, 2 3 4 1 0 0, और 50 था आपका एलिमेंट यहाँ पर, और उसमें से आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन अपोजिट हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस माइनस, +3 5, 3 minus 3 is 0, 4 minus 3 is 1, 1 minus 0 is 1, -3 0 एंड 50। तो ये जो रो है आपकी वो फर्स्ट रो की जगह पे आपको कॉपी करनी है, 5 0, देखिए आप यहाँ पर वही वैल्यूज आ रही है, -3 0 एंड 50। तो ये आपकी जो फर्स्ट रो है वो बन गई। अब थर्ड रो को बनाने के लिए हमने देखा कि एलिमेंट के नीचे उस पोजीशन पे क्या है, -1 है। तो हमने जो आपकी की एलिमेंट वाली लाइन है, रो है, उसको -1 से टाइम्स कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इस रो को -1 से टाइम्स किया, प्लस का
1 आ जाएगा आपका, -1 की जगह -1, -1, 0, -1, 0 एंड 0। और ओरिजिनल लाइन जिसकी जगह निकालना है वो यहाँ पर इसके ऊपर लिखनी है, 0, -1, 1.5 एंड 0, 0, 1 एंड 0। अब ओरिजिनल लाइन में से इसे सब्सट्रैक्ट कर लेना है, माइनस, प्लस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस एंड माइनस। सो स्टूडेंट यहाँ पर हो जाता है 0 -1 दैट इज -1, -1 + 1 0 एंड प्लस 2.5, 0 + 1, 1 एंड 0। स्टूडेंट ये वाली रो भी आ गई हमारी थर्ड रो, इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया, 1 0, 2.5 0, 1 1 एंड 0। सो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं जो नेक्स्ट टेबल आई है प्रीवियस टेबल के बाद में, यहाँ पर आपका की एलिमेंट था, की एलिमेंट के ऊपर और नीचे हमेशा 0 आएगा क्योंकि हमने उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल लाइन में से सब्ट्रैक्ट किया था। तो अगर आपका यहाँ पर ऊपर और नीचे 0 आ रहा है दैट मीन्स आपका कैलकुलेशन सही चल रहा है। इसके बाद आपको बाकी की कैलकुलेशन वही एंटरिंग वेक्टर और लीविंग वेक्टर वैसे ही डिसाइड करने हैं जेड माइनस सी जे कैलकुलेट करने के बाद। तो यहाँ पर भी हमने जेड कैलकुलेट किया, यहाँ पर आपको हर एक कॉलम को मल्टीप्लाई करना है सीबी की वैल्यूज के साथ, यहाँ 0 बनना है, ये दो वैल्यू 0 है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू आ गई -18, +18, 18 एंड 0, 18 एंड 0। और जेड माइनस सीजे हम कैलकुलेट करने गए, सीजे यानी आपकी जो आपकी बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, -18, -12 दैट वुड मेक इट -30 हियर। नेक्स्ट 18 - 18 0, 18 - 10 is 8 and 0, 18 - 0 and 0। सो स्टूडेंट यहाँ पर भी आपका वही सेम कॉन्सेप्ट रहता है, एंटरिंग वेक्टर के लिए हाईएस्ट नेगेटिव दिखना है, तो यहाँ पर एक ही चीज आपकी नेगेटिव आ रही है, -30। -30 जो है आपका, और यहाँ पर आपको कोई भी पॉजिटिव नंबर देखना था, ये दोनों पोजीशन तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कौन है, ये है 5। मिनिमम रेशो अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही एलिमेंट है जो की एलिमेंट बन सकता है, बाकी दोनों तो नेगेटिव है, इसलिए ये 5 आपका की एलिमेंट रहेगा। यहाँ पर आप देखना चाहें तो 50/5 10 रहेगा मिनिमम रेशियो आपका। तो ये की एलिमेंट है, की एलिमेंट क्या लॉन्ग देखा आपने, यहाँ पर बेसिक में क्या है, S1 है, तो S1 आपका स्टूडेंट इस बार लिविंग वेक्टर हो जाएगा। अब नए जो बेसिक वेरिएबल बनेंगे आपके, न्यू बेसिक वेरिएबल वुड बी S1 आपका निकल चुका है, उसकी जगह एंट्री किसने मारी है, X1 ने, और X2 ऑलरेडी था, S3। ये इटरेशन आपने कंप्लीट किया, एक और इटरेशन नेक्स्ट टेबल जो बनाई थी हमने वो इस तरीके से आपकी बननी है। इसके बाद आप चाहें तो रूल देख सकते हैं, आपके सिंपल से रूल लिखे हुए हैं, इसी कैलकुलेशन को मैंने लैंग्वेजली लिखा है कि स्टेप 1 में आपने जो डिसाइड कर लिया था आपका मोस्ट नेगेटिव, यहाँ पर -18 था, उससे हमने एंटरिंग वेक्टर डिसाइड किया था, लिविंग वेक्टर हम डिसाइड कर चुके थे, और उसके बाद आपकी वैल्यूज थी आपकी नई रो बनाने की, वो स्टेप नंबर 3 के अंदर लिखी हुई है, तो इस तरीके से आपको नई रो बनानी है, और उसके बाद वही आपका जेड माइनस सी जे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर इससे नेक्स्ट टेबल हमने वापस बनानी है, तो सबसे पहले आपको की एलिमेंट वाली रो ही बनानी होती है। की एलिमेंट वाली रो को बनाने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, की एलिमेंट वाली रो में हम डिवाइड कर देंगे 5 से, और यहाँ पर x1 आ जाएगा, x1 के साथ में उसकी वैल्यू जो होगी x1 की 12 वो चेंज हो जाएगी। तो नई टेबल के अंदर इस चीज को समझते हैं, तो यहाँ पर 12 हो गया, और पूरी रो को हमने 5 से डिवाइड करना था, तो आ रहे हैं 1 0, 1/5 का मतलब 0.2, 0.2, और यहाँ पर 10 आना था, इसमें -6 की जगह पर हमारे पास प्रीवियस टेबल में स्टूडेंट क्या था, लेट मी चेक इट आउट, -3, -3 डिवाइड बाय 5 दैट वुड मेक इट -0.6। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले कौन सी रो निकाली है स्टूडेंट, की एलिमेंट वाली रो ही निकाली है। की एलिमेंट के नीचे वाली दोनों रो निकालने के लिए हमने क्या देखना है
की एलिमेंट वाली रो जो थी प्रीवियस टेबल में, उसके नीचे वहां पर क्या है, -1 और -1 है, दोनों ही पोजीशन पे -1 है। तो की एलिमेंट वाली लाइन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सबसे पहली लाइन है हमारी उसको माइनस, तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना स्टार्ट किया है, और -1 से करना था तो प्लस का 0.6 बन जाएगा, और 0 और माइनस का 10। इसके ऊपर आपको प्लेस करनी है ओरिजिनल लाइन जिसकी जगह पे आप निकाल रहे हैं। तो -1 1 1 0 1 0 एंड 0, -1 1 1 एंड नेक्स्ट था हमारे पास 0 1 0 एंड 0 0 1 0 एंड 0। अब सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंबल चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे एज वेल, ये माइनस का और ये प्लस का, तो इससे तो कोई फर्क नहीं, ये प्लस का। अगर आपने इसके कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो +1 -1 0 1 1 प्लस 0.2 दैट वुड मेक इट 1.2 एंड 0.2 प्लस का, और ये माइनस का, तो आपका बचेगा 0.4 एंड 0, और यहाँ आपका प्लस का 10। तो ये रो आपको सेकंड रो की जगह प्लेस करनी है, 0 1 1.2 0.2 एंड 0.4 एंड 0 एंड 10। ये सेकंड रो बन गई। अब थर्ड रो बनाने के लिए हमने देखा कि थर्ड रो में प्रीवियस टेबल में 5 के नीचे क्या है, -1 है। तो हमारी जो स्टार रो थी की एलिमेंट वाली, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ में, तो वही चीज आएगी आपकी जो पहले आई थी। यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ उसको। फर्स्ट रो थी, इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 0 माइनस का 0.2 -0.2 प्लस का 0.6 और 0, और -1 से कर रहे हैं -10। अब इसके ऊपर आपको ओरिजिनल लाइन प्लेस करनी है प्रीवियस टेबल से चेक करके, -1 0 2.5 0 0 एंड आई थिंक 1 था, 0 1 1 0, ओके, 0 1 1 0 एंड 0। और सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने के लिए सिंबल फिर से चेंज करने हैं, यहाँ पे प्लस 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 एंड माइनस प्लस एंड ये भी प्लस। तो आपने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, प्लस का 0.2 और 2.5 दैट इज 2.7 0.2 एंड 1 माइनस 0.6 0.4 और 1 माइनस 0 1 रहेगा आपका, और प्लस का 10। इसको हमने यहाँ थर्ड रो पे कॉपी कर लिया। तो ये आपकी फाइनल जो टेबल है वो बन रही है इस तरीके से। ये फाइनल टेबल क्यों हो रही है वो अभी पता चलेगा हमको स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने जेड जे कैलकुलेट किया। जेड जे कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, वही आपका हर कॉलम को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, सीबी की जो वैल्यूज है यहाँ पर लिखी हुई है उनके साथ। तो 12 इंटू 1 12 प्लस का 12 यहाँ लिख दिया, ये दोनों जीरो है यहाँ पे इसलिए जीरो ही आएगी वैल्यूज। यहाँ पर 18 सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 18 दैट इज 2.4, और 18 इंटू 1.2 किया हमने 21.6 रहेगा स्टूडेंट। इन दोनों को ऐड किया आपका बन रहा है 24, और 12 इंटू 0.2 यहाँ पे भी अगेन 2.4 ही बनेगा, और अब यार और बाकी की जो वैल्यूज है स्टूडेंट, 12 इंटू माइनस का 0.6 that would negative 7.2, 18 into 4 positive 7.2 दैट इज 0, और लास्ट इज 0। तो ये जेड कैलकुलेट हो गया, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जेड माइनस सीजे की वैल्यूज। जेड माइनस सीजे की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको ऊपर वाली जो वैल्यूज है सीजे की उन्हें सब्ट्रैक्ट करता जाना है। यहाँ पर 0 18 माइनस 18 0 24 माइनस 10 दैट इज 14 एंड 6 माइनस 0 6 0 0। सो स्टूडेंट
जब भी आपका सारा ज़ेड माइनस सीजे ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम 0 आ जाता है, वो सॉल्यूशन आपका कैसा होता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। वहाँ पर हमको स्टॉप करना रहता है और यही आपका फाइनल सॉल्यूशन रहता है और यही आपके बेसिक वेरिएबल बनते हैं x1, x2, x3 और यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ मिलती है x1 और x2 की वैल्यू tan और tan है और s3 भी बेसिक वेरिएबल है, उसका वैल्यू भी tan से उनमें रखकर तो मैक्सिमम z का वैल्यू स्टूडेंट बनेगा 12 इंटू x1 का वैल्यू था 10 प्लस 18 इंटू x2 का वैल्यू भी 10 है और tan इंटू x3 बेसिक वेरिएबल नहीं आया, जो बेसिस में नहीं आते उनकी वैल्यू 0 होगी और इनके s1, s2, s3 के कोफिशिएंट कैसे थे स्टूडेंट 0 थे, तो 0 ही बनेगा और लास्ट में s3 की जगह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 10 आएगा पर कोफिशिएंट 0 था इसलिए वो 0 रहेगा 120 प्लस 180 दैट वुड मेक इट 300 एज योर फाइनल सॉल्यूशन हियर। यहाँ पर आपका फाइनल सॉल्यूशन और ये x1 और x2 की वैल्यू रहेगी आपकी 10। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा सिंपलेक्स मेथड की हेल्प से। सो स्टूडेंट मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।